नमस्कार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारी ठीक बाईं तरफ बैठी हुई हैं डॉक्टर संगीता सुचरिता। डॉक्टर संगीता सुचरिता सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में इकोनॉमिक्स की प्राध्यापिका हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं धीरज मणि पाठक। डॉक्टर धीरज मणि पाठक सेंट जेवियर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, प्राध्यापक हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं विकास मिश्र। विकास मिश्र जी कलाम अकादमी के संस्थापक हैं और उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर अभिषेक राम अधीन। डॉक्टर साहब यहाँ पर नाक कान के अच्छे डॉक्टर हैं, साथ ही साथ आप समाज सेवी भी हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, हम जो आत्मनिर्भर भारत पर आज चर्चा के लिए आए हैं, तो आत्मनिर्भरता तो व्यक्ति का समझ में आता है, लेकिन एक राष्ट्र का, एक देश का जो परिप्रेक्ष्य है वो कौन कौन सा परिप्रेक्ष्य है और कैसे हम मानते हैं कि कोई एक राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और हमारा भारत जिस समय से आज़ाद हुआ था, हम लोग थोड़ा लॉन्ग बैक अगर जाएं 1947, तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारी वो थी बॉर्डर इशूज़। पाकिस्तान से जंग लड़ना पड़ा, चाइना से जंग लड़ना पड़ा, और देश के अंदर जो खाने पीने की इशू थी। तो मुझे याद है जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे कि हफ्ता में 1 से 2 दिन उपवास करो। और वो हेल्थ कारण से नहीं होता था, वो इसलिए होता था कि जो खाना बचे, जो अनाज बचे, वो दूसरे लोग भी खा सके। और आज एज ए कंट्री अगर मैं बात करूं, उस समय अगर एक पिस्टल भी खरीदना होता था, एक बंदूक भी खरीदना होता था, तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता था। अगर एक जीप नहीं होती भी हम लोग बाहर सब चीज़ आयात करना पड़ता था। तो एज ए कंट्री शुरू से हम लोग ये एज ए कंट्री पूरा पुरजोर कोशिश था कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। और 2020 में जस्ट कोरोना के बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट का काम किया, एक अलग से इन्फोर्समेंट दिया कि हमारी आत्मनिर्भरता बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़े। तो अगर आज हम बात करें, चाहे वो हमारी अगर अनाज के बारे में, तो एक टाइम था जब हमारे पास खाने को नहीं होता था। अमेरिका से अगर गेहूं आता, बाकी जगह आता, तो हम लोग खा पी सकते थे। आज हम दुनिया के स्कूलों में हम लोग देखते थे वो क्या पीला पीला सा। वो और आज हम दुनिया के चावल के सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम दुनिया को गेहूं भी निर्यात करते हैं। और एक चीज़ जैसे हम लोग बात करें दलहन की, तो दलहन हमें 20% के आसपास आयात करना पड़ता है। तो आज के दिन में हमारी सरकार पूरी तरह फोकस्ड है कि हम लोग दलहन में भी आत्मनिर्भर जल्दी से जल्दी बने। तो जिस भी क्षेत्र में अगर हम बात करें, अगर हम दूसरी जैसे डिफेंस की अगर बात करें, तो छोटा मोटा जो गन था वो भी बाहर से आता था। आज के दिन में हम लोग दुनिया के 80 देशों से ऊपर को निर्यात करते हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात कही कि आत्मनिर्भरता का जो मानदंड है वो समेकित विकास में है, संपूर्ण विकास में है। डॉक्टर साहब, एक राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता क्या है? जी, अगर राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसको व्यक्ति के लिए जो आत्मनिर्भरता है उससे अगर आप जोड़ेंगे तो बड़े आसानी से समझ पाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता में जैसे हम लोग जोड़ते हैं कि उसका जो बेसिक नीड्स है वो खुद से वो पूरा कर सके, और साथ में उसके जो परिवार के लोग हैं उनका भी नीड्स को वो पूरा करे तो बहुत बढ़िया होगा, हाउस होल्ड का पूरा आत्मनिर्भरता होगा जी। तो किसी देश के लिए अगर इसी सेंस में देखा जाए तो देश में जो उसके घरेलू जो ज़रूरतें हैं, उनके अपने लोगों के लिए जो ज़रूरत के सामान हैं, उन सभी का पूरी तरह से वो मिल जाए। चाहे वो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, फूड रिक्वायरमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट हो, क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट हो, डिफेंस रिक्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ें अगर उनको घर में ही जो है मिल जाए तो शायद बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई भी देश इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो A to Z सारे सामान अपने यहाँ ही प्रोड्यूस कर पाए। इसीलिए दूसरे देशों पे निर्भरता तो बनी ही रहेगी, उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा 1990 के दशक से पहले हम लोग ज़्यादातर क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो करते थे। सोशलिस्ट हमारा जो है इकोनॉमी का मॉडल था जी, स्ट्रक्चर सोशलिस्ट था। और हम लोगों ने कोशिश किया था कि
अपने कंट्री में ही ज़्यादा हम लोग डेवलप करें सभी चीज़ों को, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ बने, प्लानिंग का जो हमारा पूरा फोकस था वो इसी पे था। लेकिन 1990 में एक क्राइसिस आया और उस क्राइसिस के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में बन गई, एलपीजी की पॉलिसी आ गई और जो लिबरलाइजेशन आया, जी लिबरलाइजेशन भी आया, जी हाँ वैश्वीकरण आया और वर्ल्ड के जो जितने भी इकोनॉमीज हैं उन सभी से हम लोग कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट हो जाने के बाद ये जो नया चैलेंज आया है वो नया चैलेंज ये है कि आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी में शायद सब चीज़ अच्छा हो, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहा हो तो उसके कारण आपके इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो अभी का जो आत्मनिर्भरता है उसमें रेजिलियंस भी होना चाहिए, यानी आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बाहरी जो प्रभाव, बाहर के अर्थव्यवस्थाओं में जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उनका कोई प्रभाव आपके अर्थव्यवस्था पे सिग्निफिकेंट रूप से नहीं पड़े, इसके लिए भी सोचना पड़ता है। और ये तभी नहीं पड़ेगा जब आपका डिपेंडेंस बाहर के कंट्रीज़ पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप 80% जो है आत्मनिर्भर हैं, कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे आप 70% आत्मनिर्भर हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ आप 100% तक आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत की अभी बात कर रहे हैं तो वो इसी सेंस में कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं, यानी कि जिनमें कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, जैसे एनर्जी, कोई भी जो है खाड़ी देश में युद्ध हो जाता है तो समस्या हो जाती है। अभी बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि मतलब हम दुनिया का कोई भी ऐसा देश पूर्ण रूप से तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपनी शर्तों पर किसी के साथ व्यापार करें। मैडम मुझे क्या लगता है कि अपनी शर्तों पर किसी के साथ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ देश दूसरे के शर्तों पर, दूसरे के दबाव में व्यापार करते हैं, लेकिन हम अपनी शर्तों पर व्यापार करें। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता का यहाँ वही मीनिंग होना चाहिए क्या? हाँ, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंसी सर ने ऑलरेडी बोल चुका है, सेल्फ सफिशिएंसी कोई भी नेशन का बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिस्टर्बेंस या चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कंट्री जो है वो प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेड हाल ही में अमेरिका ने किया ना। हाँ, तो ट्रेड बहुत वोलाटाइल हो गया है और जैसे कि अमेरिका ने टैरिफ जैसे पुट किया है, रेस्ट्रिक्शंस पुट किया है, तो मतलब वो इंडिया का भी मतलब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता बहुत अभी इम्पोर्टेंट हो गया है। और आत्मनिर्भरता जो कॉन्सेप्ट जैसे सर ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो आत्मनिर्भरता कॉन्सेप्ट ऑल्दो पैंडेमिक टाइम पे आया है, लेकिन अभी इंटरनेशनल सिचुएशन को कंसीडर करते हुए और इंडिया का जो विकसित भारत का जो आइडियोलॉजी है कि अचीव करना, जो इंडिया का जो टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, उसके लिए मतलब आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अब इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने से बजाय उसको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और उसके इंपोर्ट को वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा जैसे ऑयल, एडिबल ऑयल, ये सब के ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वो अपने शर्तों पे वो ऐसे ही कर सकता है, अगर पे काम कर सकता है। अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट कम करे तो इंडिया उसके लिए बहुत सारा काम भी कर रहा है, जैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी आने वाले दे रहा है। समय में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक राष्ट्र के लिए जो आत्म मतलब निर्भरता है, वह अपनी शर्तों पर व्यापार को जारी रखना है, अपनी शर्तों पर व्यापार करना है और दुनिया में अपनी शर्तों पर सारे के सारे काम करना है। मुझे लगता है कि किसी राष्ट्र के लिए ये आत्मनिर्भर विकास जी, जैसे संगीता सुचरिता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो ग्लोबल पोजीशन है वो पहले तो ठीक था, ग्लोबलाइजेशन चल गया, अब डी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। हर कंट्री जो बड़ा कंट्री है वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमी हार पहुंचाया जा रहा है अभी, जैसे अमेरिका ने ही टैरिफ लगा करके किया। तो आत्मनिर्भरता किसी राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए या क्या है? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही और सारे विशेषज्ञों ने बहुत अच्छी बात कही कि आत्मनिर्भरता का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो नीड है वो आपका होम जो प्रोडक्शन है उसी से फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो एज ए कंट्री हम लोग को तो हमेशा मतलब इस डायरेक्शन में काम करना ही चाहिए और ये कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है। अब देखिएगा, महात्मा गांधी ने सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी, राइट। उन्होंने चरखा उठा के
उस टाइम हम लोग का हाँ, वो गांधी जी ने भी तो वही किया, बिल्कुल ठीक उस टाइम हम लोग का रिक्वायरमेंट ये था कि हम लोग कपड़ा चाहिए था, ठीक है, तो उन्होंने चरखा उठा लिया था, राइट। तो आज के डेट में देखिएगा तो आज के डेट में आदमी का बेसिक ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और चूंकि अभी क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर से, और हम भी 1947 के देश नहीं हैं एक्चुअली तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से लेनी ही पड़ती है। अब जैसे देखोगे ना तो अभी जो पूरा कंट्री है वो इंटरनेट से कंट्रोल होता है, और इंटरनेट के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके लिए हम लोग बाहर के देश पे ही डिपेंडेंट है। गूगल बाहर का है, फेसबुक बाहर का है, इंडोजिनस कोई ऐसी कंपनीज नहीं है। तो लाइक जब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो हमें लाइक केवल फूड से रिलेटेड चीज़ों पे नहीं, इन डायरेक्शन पे भी काम करना चाहिए कि हम लोग लाइक जो बेसिक फूड का ज़रूरत है वो तो हम लोग पूरा करें ही, प्लस अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो हम लोग का ग्लोबल लेवल पे हम लोग उसके लीडर हों, राइट। आत्मनिर्भरता का सिर्फ ये मतलब नहीं हो सकता है कि हाँ भरपेट खा के सो जाएं, दैट मीन्स हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भरता का एक नया आयाम हम लोगों को पहले तो लाइक सेट करना चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोगों को मेहनत करना चाहिए ताकि हम लोग वो आयाम को। बड़ी अच्छी बात विकास जी ने कहा कि ठीक है, जो फूड का था, ग्रेन का था या कपड़े का था, तो उसमें तो हम लोगों ने बहुत काम कर लिया है, और जो आत्मनिर्भरता की जो पुराना मापदंड था, अब उससे निकल करके बाहर निकलने की जरूरत है। तो वो मापदंड, आज का मापदंड क्या है? इंडिया व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट तो हम लोग बहुत बेसिक्स पे स्ट्रगल कर रहे थे, तो नाउ आप बोल सकते हैं कि हाँ वी हैव नियर अबाउट कंफर्टेबिलिटी, क्योंकि सबसे बेसिक्स पे तो साथ में उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि अनुसंधान, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने अगर चांद पे उतने दिन पहले काम किया, हमारा पहला अगर परमाणु 1976-1977 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ, बाद में अभी हम लोग आपस, तो अनुसंधान पे उतना फोकस नहीं हो पा रहा था उस टाइम में, क्योंकि आपकी बेसिक्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। पहले खिलाओगे, बेसिक नीड को ही पूरा करने में, पहले खिलाओगे, इंफ्रा बनाओगे, उसके बाद कहीं और लगेगा, लेकिन सब चीज साथ साथ चलते रहती है, तो उस पर लेकिन उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था। तो अभी के टाइम में लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी रिसेंट में अगर IT इंडस्ट्री, तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड वी आर एक्सपोर्टिंग एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बात करें बहुत सारी ऐसे फील्ड्स, जैसे अगर डॉक्टर्स की ही बात करें, आज के दिन में अमेरिका में अगर आप न्यूयॉर्क में जाओ या कहीं जाओ तो 20 से 25% डॉक्टर्स इंडिया के मिलेंगे। भारत ही अगर WHO का मापदंड था कि 1000 आदमी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो हम लोगों ने वो मापदंड क्रॉस कर दिया है। हमारे यहाँ पे 850 के आसपास पे एक डॉक्टर है अभी। अगर आप मेरे सेक्टर में बात करोगे तो अगर आप लंदन में बैठे हो तो फिर हो सकता है अगर आप एक ऑर्थोपेडिशियन से मिलना चाहो तो आपको 3 महीने का समय लगे। मेरे यहाँ पे अगर एक से नहीं मिलोगे तो दूसरे से मिल लोगे, दूसरे से नहीं मिलोगे तीसरे से मिल लोगे। सेम डे आपको रांची में, मतलब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत, बहुत मजबूत है। और दूसरा है वन ऑफ द बेस्ट है, मैं बोलूंगा हमारे पास में बाहर से फॉरेन जो आपकी हेल्थ केयर टूरिज्म बढ़ते जा रही है। आसपास में अगर झारखंड की भी बात करें, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट गरीब राज्य है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे भी हमारे पास में बांग्लादेश से और दूसरे जगह से पेशेंट्स आते हैं। तो अभी एक घटना घटी ना, कोई फॉरेन कंट्री से आए, मतलब पश्चिमी देश से आए, हाँ, और उनको काफी सस्ता इलाज यहाँ हाँ, अमेरिका तो आप पूरा भारत घूम के वापस अगर अमेरिका जाओगे फिर भी आपके पॉकेट में पैसे बच जाएंगे अगर आप यहाँ ट्रीटमेंट आके कराते हो तो। और द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑल्सो लाइक एक्सट्रीमली गुड। तो इफ यू विल टॉक इन एनी एस्पेक्ट, जैसे गूगल, हाँ वी आर बिहाइंड, लेकिन सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। मुझे याद है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस टाइम में रेडिफ थी। अब ये हमारा है कि हाँ रेडिफ अपने आप को उतना ज्यादा नहीं कर पाई, नहीं तो आज के दिन में गूगल के जगह हम लोग रेडिफ मेल सर्च रेडिफ का सर्च खोज रहे होते हैं। एक सर्च इंजन अभी कुछ डेवलप हुआ ना, जो मैं बता रहा हूँ 2000 की बात, आज से 25 साल पहले भी रेडिफ था जो कि प्योर इंडिजिनस इंडियन था, आज भी है। मेरे आज भी उसका मेरे रेडिफ मेल पे मेरा अकाउंट है। तो कोशिश तो कर, हाँ, लेकिन वही है कि आप वर्ल्ड लेवल पे जब compete करते हो तो सिर्फ प्रोडक्ट लाने पे नहीं होता, आपको उस समय पूरा compete करना उसको एस्टेब्लिश करना। अब जैसे आज के दिन में जो नया जो चीजें आ गई हैं, जैसे AI है, AI इज 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पहले 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुकी है, तीसरा वाला आपका कंप्यूटर और .coms के कारण था, अब AI इज द 4th। हाँ, वी नीड टू टेक, और वी आर सस्टेन्ड इनफ, हम लोग अभी चाहें तो उस पे AI पे पूरा वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। और आज के दिन में जो मैक्सिमम AI इंजीनियर्स हैं जो आज के दिन में US में चाहे मीडिया में हो या बाकी मेजर पोस्ट पे हमारे इंडियंस हैं। अब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में जल्दी से जल्दी, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो टेक एंटरप्रेन्योर है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ए लॉट ऑन द स्टार्टअप्स एंड खासकर टेक स्टार्टअप्स।
गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है सिर्फ पैसे देती है कि अगर आप अपना सक्सेसफुल होते हो, बहुत सारे मापदंड आए हैं, 3 साल तक नो इनकम टैक्स है, आपको जितने इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलेटर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेलेटर्स हैं, तो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल पॉसिबल थिंग्स कि हर एक क्षेत्र में, अब जैसे हेल्थ के ही अगर हम लोग बात करें तो जो गांव में जो छोटी छोटी जगह पे प्रॉब्लम्स होती थी, भारत में जो गरीब लोग हैं उनका अपना इकोनॉमिक पूरा डिसबैलेंस हो जाता था अगर किसी को भी गांव में अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आए तो, बिकॉज एक एंजियोप्लास्टी कराया है, कुछ बड़ी सर्जरी कराई, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का खर्च आता था। अभी आयुष्मान भारत ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग। बिल्कुल। अच्छा विकास जी, ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात बताई कि चलिए जो भी हम पहले जो बेसिक नीड था उस पर हम पहले फोकस कर रहे थे और उसको हम अब पार कर चुके हैं, तो अभी जो AI है, स्टार्टअप है और नए नई जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, तो उस दिशा में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रखा कि इंडिया में जो रिसोर्सेस, इंडिया के रिसोर्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया के बाहर भी, लेकिन अगर इसको आप अगर मतलब अपनी आंखों को खोल के अगर हम लोग देखेंगे और लाइक ट्रांसपेरेंट तरीके से देखेंगे तो ये ऐसा है कि हम इंडिया के लोगों को चीप लेबर की तरह देखा जाता है इंडिया के बाहर। और इट्स नॉट कि मतलब हाँ सारे लाइक जो भी आप इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं सब में इंडिया के ही रिसोर्सेस हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वाई इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं कि लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। आप झारखंड के ही देख लीजिए ना, झारखंड के कितने सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में हम लोग के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो यहाँ पे रह के कुछ कर पाए। सेम कंट्री लेवल पे भी सेम परेशानी है। लाइक यहाँ के AI इंजीनियर इन्वीडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अपना कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जी, लेकिन पहले की अपेक्षा पोजीशन तो फेवरेबल बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे पहले उसमें गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर्स में 2 लाख करोड़ से ऊपर का सब्सिडी दिया। हाँ विकास जी, पहले की अपेक्षा तो काफ़ी हम लोगों ने नो डाउट अबाउट इट। लाइक जैसे स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी की बात करी इन्होंने, 20 लाख का ग्रांट मिल जाता है और मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड ग्रांट रहता है, आप उसको स्टार्टअप के लिए यूज करिए और लाइक बहुत चीज़ें हुई हैं। लेकिन जब आप ग्लोबल लीडर बनने की बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है हर एस्पेक्ट में, प्लस लाइक हम लोग के पास जो रिसोर्सेस हैं, हम लोग का यूथ, हम लोग का पावर है, राइट, तो बाहर जाके वो काम करे। अगर आप लाइक कंट्री में उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिएगा तो इन्वीडिया क्या, गूगल क्या देखिएगा इंडिया से कम इस दिशा में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी पैसे खर्च कर रही है इनक्यूबेशन या रिसर्च में। बात करूं विकास जी, डेफिनेटली पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं जी, लेकिन पैसे के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए इसमें, ठीक है। फिर मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे के अलावा रिसोर्सेज भी चाहिए। देखिएगा तो देयर आर मैनी केस स्टडी जहाँ पे बाहर से लोग, चूँकि इतना मूवमेंट बना हुआ है स्टार्टअप इंडिया और इसका, तो विदेश से छोड़ के यहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट किया। लेकिन अब देखिएगा तो जो बाबू लोग वाला पॉलिसीज है उसमें उलझ के फिर बहुत लोग जो है हार मान जाते हैं, क्योंकि यूथ देखिएगा ना तो यूथ उतना झंझट नहीं लेगा। हम काम का झंझट लेंगे कि बाकी चीज़ों का? कोई भी व्यक्ति जो व्यापारी है, हाँ, जो समझदार लोग हैं, वो चारों तरफ जाने से ज़्यादा एक मिनट डॉक्टर साहब, ज़्यादा हम नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें धीरज जी करने के लिए हमारी इकोनॉमी कहाँ ज़्यादा, किस प्रकार, कितना ज़्यादा मतलब वो मजबूत है या कितना ज़्यादा कमज़ोर है, तो अभी की वर्तमान जो स्थिति है हम कहाँ खड़े हैं इस मामले में? हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बने जी, विकसित भारत। और विकसित कोई भी राष्ट्र होता है तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स सेट किए गए हैं। उसमें से एक जो बड़ा ही कॉमन पैरामीटर है उसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो कहते हैं कि अगर किसी कंट्री का जो प्रति व्यक्ति आय है वो $10,000 पर एनम से ज़्यादा हो जाए तो उसको डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में डाला जा सकता है। और अभी हम लोग देखें तो हम लोग करीब वो $3,000 के आसपास हैं। हमारी जो छलांग है वो लंबी होनी चाहिए, यानी कि $3,000 से हम $10,000 को क्रॉस करेंगे। बहुत सारे एस्टिमेट्स बीच बीच में आते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 2047 तक तो हम लोग जो है $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, और अभी हम लोग 5 भी टच नहीं कर पा रहे हैं। 5 के मैंने टच कर जाएंगे कुछ दिनों में शायद। तो अर्थव्यवस्था हमारी अगर देखें तो स्कूल से हम लोग पढ़ते आए हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें जो इनहेरिटेंस है गुलामी का वो बहुत भारी था।
और बहुत सालों तक वो परेशान किया। फिर धीरे धीरे अभी पिछले कुछ सालों में जो है 2-3 डिकेड में बोलें 30 साल 35 साल में हम लोगों ने कुछ अलग तरह से जो है अपना एक सेटअप बनाया और हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन्हीं सारी समस्याओं ने जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया। भूखमरी, हमारे यहाँ तो उस तरह की भी समस्याएं होते रहते हैं। अभी आए दिन जो है पेपर में ये सब छपते रहता है कि क्राइम के अलग अलग रूप हैं। झारखंड में डायन प्रथा एक जो है वो बहुत ही जो है डॉक्टर साहब हम लोग जो है ना थोड़ा इसको दूसरी तरफ जा रहे हैं जी। हमको क्या है ना कि आत्मनिर्भरता जो हमारे देश की है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इसी के बारे में हमारे जो हर सेक्टर की बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे हम डिफेंस की बात कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने और विकास जी ने आईटी की बात किया है, तो डिफेंस इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। जी मैं वही बताना चाह रहा था कि इकोनॉमी हमारी $3000 पर कैपिटा इनकम पे रुकी हुई है, या 5 ट्रिलियन जो 2024 का टारगेट था जिसे हम लोग मिस कर गए उससे नीचे हैं, यानी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट या पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा है नहीं। तो काम बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। अगर रिसोर्सेज आपके पास कम है और काम ज़्यादा है तो क्या करते हैं, उसको राशनिंग कर देते हैं। उसकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। मैडम अगर सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर की बात करें, इकोनॉमी की जैसे डॉक्टर साहब ने बात किया है, बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे पास में काम तो बहुत है, दुनिया के सभी देशों के पास में ऐसा होता है, हर व्यक्ति के पास में भी ऐसा होता है कि उसके लिए अपेक्षाएं बहुत होती है लेकिन रिसोर्स उसके पास में कम होते हैं और उसी रिसोर्स में सारी अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। तो हमारे पास में जो वर्तमान रिसोर्स हैं उससे इन सारी अपेक्षाओं को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत का एक मेन मोटो यही है कि कैपेबिलिटी को, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को एनहांस करना। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमें बेस्ट आउटकम मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग अचीव कर पाए। अगर इंडिया का सिनारियो अभी हम लोग देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मोर देन 50% ऑफ द पीपल इज़ डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो और फिर हंगर, ये सब को, फूड सिक्योरिटी, ये सब को मद्दे रखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिपेंडेंस होना, सेल्फ सफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि कृषकों के साथ, मतलब फार्मर के साथ, मछुआरे के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारा मिशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को अभी रिसेंटली आत्मनिर्भरता इन पल्स करके एक आया है, जिसके अंतर्गत वो लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं 3 टाइप का जो दाल है, मसूर, तूर दाल और उड़द दाल, ये सब को एम्फासिस दे रहे हैं। उसके लिए नया रिसर्च और क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स बनाना चाहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें, और वो सब में पहले डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर, अभी उस पर भी काम कर रहे हैं। उसको छोड़ के हमारा जो इंपोर्ट का जो मेन जो ऑयल है उसका भी सब्स्टिट्यूट आ रहा है, वो भी ढूंढ रहे हैं हम कहीं न कहीं, और कई क्षेत्र में हमने काम भी किया है। लगता है इंडिया बहुत एम्फेसिस अभी दे रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है फ्यूल का। तो इसीलिए वो अभी वर्क कर रहा है एनर्जी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब के ऊपर काम कर रहा है। और इसके लिए बहुत सारा मिशन भी चल रहा है, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब। और इंडिया अभी पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स में आ रहा है, जो हमारा डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट के ऊपर वो कम कर सकता है। साइड बाय साइड ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहा है, और जो मीडियम एंड स्मॉल MSME जो है, जो इंडिया का ग्रोथ रेट में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं और 30% GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहा है। और उसका भी स्लोगन यही है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसका मतलब यही है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस ना हो। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, ये क्या है, इसको जरा मतलब प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट ना हो, ना कि वो इकोलॉजी को हमारा हार्म करे, नुकसान पहुंचाए।
तो ये एक मिशन है और उसको छोड़ के हम लोगों का बहुत सारा भोकाल का लोकल, मतलब जो 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो लोग भी अगर आपने लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो डोमेस्टिक कंजप्शन इंडिया का बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया इज ए कंज्यूमर कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर वो इंडियन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे तो इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री हो सकता है। तो ये सब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो बड़ी अच्छी बात आपने मैडम सुचरिता जी ने कहा, और कई विषय पर इन्होंने उसको कई एंगल इन्होंने निकाला है। हम लोगों को लगता है कि उस विषय को भी हम लोगों को टच करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बताया एग्रीकल्चर का एक बड़ा सेक्टर है हमारे पास में, इसके साथ ही साथ जो एनर्जी है, कोई भी देश कितना एनर्जी कंज्यूम करता है उसी के आधार पर ये तय होता है कि वो देश कितना मजबूत है। तो हमारा जो देश है, ठीक है, हम पेट्रोलियम पर डिपेंड हैं, बट उससे हम लोग धीरे धीरे उस दौर से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों सब लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि आज के दिन में फार्मिंग सेक्टर में हम लगभग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लगभग हो गए। हेल्थ केयर में अगर इक्विपमेंट्स पार्ट को छोड़ें तो बाकी लगभग हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। आईटी सेक्टर्स में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस बाहर जो बिल्कुल करते हैं। और जैसे बांस का पेड़ होता है तो शुरू में सब कुछ नीचे होता है, जब बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हम लोग वो बढ़ने वाले स्टेज से जस्ट पहले, बहुत बढ़िया उदाहरण डॉक्टर साहब ने आपने दिया, बहुत बस बढ़ने ही वाले हैं। क्योंकि पहले हमारे पास कोई सिलिकॉन वैली नहीं थी, हमारे पास कोई सिलिकॉन सिटीज नहीं थी। आज हैदराबाद है, चेन्नई है, गुड़गांव है, बेंगलोर है, और अभी गूगल नहीं मैंने देखा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जैसा सब लोगों ने हम लोगों ने बात करी कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। दुनिया में सबको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अमेरिका सबसे बड़ा को है, भी चाहिए, चाइना को वो भी तो चाहिए। हैंड ट्विस्ट करते हैं कि नहीं मेरे पास इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट सबको चाहिए। अब क्वेश्चन है कि आप कैसे मैनेज करोगे। तो हाँ, हमारे जो कंजम्पशंस हैं, हमारे जो कंज्यूमर, अभी गूगल लीजिए तो $20 बिलियन का एक नया अपना सेंटर खोलने जा रही है, तो डेफिनेटली दीज थिंग्स विल हेल्प। फॉक्सकॉन जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेसरीज बनाती है, जो एनर्जी सेक्टर है तो उसमें वी आर नंबर 3rd ऑन द वर्ल्ड टुडे, जिसमें कि हम लोग नॉन डिपेंडेंट हो जाए उससे। और एनर्जी सेक्टर में जो हम लोग जैसे जो वायु से बनती है, सोलर से बनती है, तो वी आर 3rd ऑन द वर्ल्ड। एंड हम लोग टारगेट को 5 साल पहले बीट कर रहे हैं इसमें। जो टारगेट 2030 के लिए थी, हम लोग 2025 में पूरा कर लिया। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, और जो भविष्य में मतलब भी मान लो लीजिए प्राइस प्रोडक्ट जो वो पहले एक्सपोर्ट करता था, जी जी, अभी हाई प्राइस प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत मोबाइल, दूसरी जो चीज़ है, ऑटोमोबाइल, जो एनर्जी कंजम्पशन, तो जो भविष्य में जो एआई जो अभी आने मतलब आ चुका है ऑलरेडी, एंड वी आर प्रिपेयरिंग आल्सो फॉर इट। हमारे आज के दिन में जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो गूगल सर्च करके नहीं आते हैं, वो चैट जीपीटी पे सर्च करके चैट जीपीटी पर सर्च करके आ रहे हैं। वो बिल्कुल मेरा ठीक प्रिस्क्रिप्शन जो मैं लिखता हूँ वो चैट जीपीटी तुरंत स्कैन करते हैं। वो पहले से एमआरआई का, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एआई यूज जो बच्चा आज के दिन में 12 या 13 साल का, जब वो चैट जीपीटी पे सर्च करके आपके पास पहुंच रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो अपने आप पेनिट्रेट कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे उसके लिए। और वो पेनिट्रेशन से आज के दिन में जो नई एआई है, आप घर में बैठ के वेबसाइट बना सकते हो, सब कुछ आपको बता देगा। पहले आपको पढ़ने के लिए टीचर के पास जाना पड़ता था, आज के दिन में आप घर पे आपको जो चीज चाहिए, टीचर आपके घर आ रहे हैं, आपके मोबाइल पे। तो चीजें जो टेक्नोलॉजी है, खासकर जो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जो ग्रेजुअल, जो किसी को दिख नहीं रहा है दुनिया में, जो ग्रेजुअल हमारे गांव और अंदर तक पहुंचता जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, दिस विल चेंज द इंडिया। क्योंकि अब उसको सब कुछ पता चल रहा है क्या करना है। अब उसको वेबसाइट बनाने के लिए बॉम्बे दिल्ली नहीं जाना है, वो एक गांव में, मेरे गांव में सोनिया में बैठ के भी, चतरा के एक छोटे से गांव में जो चाहे सो कर सकता है। पहले आपको जाना पड़ता था कैलिफोर्निया या बॉम्बे या दिल्ली या बाकी जगह, अब आप सब कुछ यहाँ कर सकते हो। हाँ, एक प्रॉब्लम जो बेसिक्स लेवल पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी इज ए बिग प्रॉब्लम, और इसको आज के दिन में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। विकास जी, इस परिवर्तन को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बात कही। और चूंकि अब देखोगे ना, आपके पास पावर यही है। लाइक अगर देखोगे तो पहले लोगों के पास नॉलेज का एक्सपोजर नहीं था, ठीक है। अभी क्या नॉलेज का ओवर एक्सपोजर है। और लाइक आप देखोगे तो जो कमिंग जनरेशन आने वाला है, लाइक जो अभी मैं देखता हूँ तो मेरे घर में बच्चे हैं, एक 4th क्लास में, एक 5वां क्लास में है।
तो वो मोबाइल के एरिया में मेरे से भी एडवांस है, ठीक है। हम सबसे हो सकता है यहाँ पे एडवांस है। वो चैट जीपीटी से वो सारे काम कर लेता है जो करने के लिए हम लोग अपने अगल बगल में दोस्त या किसी और लोगों पे डिपेंड करेंगे, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिएगा तो हम लोग कंज्यूमर हैं, राइट। तो हम लोग को इस एरिया में भी काम करना चाहिए। ऑलरेडी काम हो रहा है ऑल्दो, ठीक है, बट थोड़ा सा और हमको मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। जब बात करें तो कुछ एआई कंपनी, इंडियन एआई कंपनीज भी है बहुत सारे, लाइक आप देखोगे तो भावेश अग्रवाल ने ओला के अंडर कृत्रिम एआई करके एक कंपनी बनाई। तो अगर इस तरह की और कंपनीज आए, प्लस ऐसी कंपनीज को हम लोग अगर लाइक इन हाउस कुछ सपोर्ट दे पाएँ एज ए कंट्री, तो फिर हम मुझे लगता है कि वो डेवलपमेंट एक्चुअली हम लोग एक्सेलरेट कर पाएंगे। अब गूगल यहाँ पे डेटा सेंटर बना देता है और उस डेटा सेंटर में हमारे 4 लोग काम करेंगे, उसको आप डेवलपमेंट का इंडिकेटर मान रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वो अच्छा विकास जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो ये आप भी तो एक अकादमी चलाते हैं, इसको किस रूप में आप कुछ कर रहे हैं इस दिशा में? देखिए, ये सबसे अच्छा आपने बात बोला कि अगर सब इंडिविजुअल अगर अपने आप को कंट्रीब्यूट करने लगे, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम लोग तो यही चाह रहे हैं ना। तो और आज का जो दौर है, मतलब डॉक्टर साहब, आज का जो दौर है, पहले क्या होता था कि सरकारें सारी चीज़ें करें, सारी चीज़ें सरकारें करें, यहाँ तक कि लोगों के दिमाग में ये था कि खाना वाना बना करके भी सरकार ही हमको खिला दे। लेकिन आज का जो दौर है ये बहुत बदल चुका है, तो हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल। वो सारे कार्यक्रम जो किसी न किसी तरह से जन आंदोलन का रूप लिए, उन्होंने बहुत सफलता दिलाई। अभी सबसे लेटेस्ट में हम लोगों ने योगा को जो है इंटरनेशनल फेम दिलाया, उसी तरह से हम लोगों ने उससे पहले स्वच्छ भारत अभियान को फेम दिलाया। तो ये जो आत्मनिर्भर की बात है, आत्मनिर्भरता की जो बात है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो बात है, इसके तहत भी ये होना चाहिए और ये सरकार का प्रयास भी है। सरकार ने लोगों को जोड़ने के लिए सभी तरह के जो है उपाय किए हैं। आप देखेंगे तो ये जो 2020 में जो कोविड के बाद जो ये आत्मनिर्भर भारत विजन जो लॉन्च हुआ, तो इस विजन में कुल 5 पिलर बनाए गए। और जो सबसे पहला पिलर है वो इकोनॉमी के बारे में है, जो कहता है कि हमारा अब जो है क्वांटम जंप होना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे चलने से काम नहीं चलेगा हमारा। उसको थोड़ा और क्वांटम जंप को हम और ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल। क्वांटम जंप अगर हम बोल रहे हैं कि जब हम लोग करीब 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, तो हम लोगों ने टारगेट रखा कि हम 5 ट्रिलियन की हो जाएंगे। 5 ट्रिलियन के बाद हम अगला टारगेट रखेंगे कि हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएं जल्द से जल्द। और इस तरह से अपना जो है हमारा जो टारगेट है वो बढ़ाते जाएं, और इसके लिए बहुत सारा काम किया गया। इकोनॉमी में गुणात्मक जी हाँ, विकास। गुणात्मक विकास। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। जितने भी जो PLI स्कीम्स हैं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स आते हैं, उसमें देखेंगे आपकी जो भी हमारे पहले से जो फॉर्म है काम कर रहे हैं या नए फॉर्म जो बने हैं, अगर वो अपने टारगेट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उनको अलग से इंसेंटिव देते हैं। यही गुणात्मक जंप के लिए ज़रूरी है, यानी कि आप किसी न किसी तरह से इंसेंटिवाइज करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपने क्षमता से थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा वर्क करें, यानी स्ट्रेच करने के लिए जो है कहा जा रहा है। तो सेकेंड जो पिलर है वो, जी सेकेंड जो पिलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जैसे आपने अभी कहा कि पहले हम लोग सोचते थे कि खाना बना के भी गवर्नमेंट ही दे दे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में शायद आज भी ऐसा ही है कि ज़्यादातर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोग उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही बन जाए तो अच्छा है। हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रही स्कीम है और उसके तहत बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी PM गति शक्ति आई थी लेटेस्ट, जिसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई। इसके अलावा जो है 3rd चीज़ है कि इन सभी को चलाने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम चाहिए, जो हमारा 3rd पिलर है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम में हमारे पास तरह तरह के जो है चीज़ें आ गई है। अब तो डिजिटल इंडिया का जो हमारा मिशन है वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। उसके अलावा देखिए तो जो जैम ट्रिनिटी है, DBT स्कीम्स है, ये सब बहुत अच्छा से चल रहा है। तो जो गवर्नेंस का जो प्रेशर है या गवर्नेंस का जो कॉस्ट है वो कम हो गया है, गवर्नेंस का जो स्पीड है वो बहुत बढ़ गया है। ये सब फायदा हो, दायरा भी ज़्यादा हो गया, दायरा भी बड़ा, हाँ, कवरेज बहुत बढ़ गया है। इसी तरह से जो 4th पिलर है वो है ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में हमारा जो है यूथ पॉपुलेशन अभी बहुत अधिक है और हम लोग जो है यूथ पॉपुलेशन को खूब जो है स्किल करें
स्केल करके जो है पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं हम अपने कंट्री को। यूथ पॉपुलेशन का विदोहन ज़्यादा से ज़्यादा करें। विदोहन आपने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जितना ज़्यादा जो है यूथ पॉपुलेशन का हम एडवांटेज उठाएंगे, उतना ज़्यादा गुणात्मक जो है हमारा जो है होगा, वृद्धि होगा जो है प्रोडक्शन में, या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कई गुना जो है लाभकारी होगा। उतनी ही ज़्यादा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और जो आखिरी पिलर है वो है डिमांड, जिसमें कि हम लोग बोल रहे हैं कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल्स। तो स्वदेशी बनाएं, स्वदेशी अपनाएं, और जितना भी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कमोडिटीज़ है उन सब का हम लोग ज़्यादा कंजम्पशन करें, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट पे भी निर्भरता कम होगा। और जो मैं शुरू में बता रहा था कि बाहर के इकोनॉमीज़ में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसका हमारे इकोनॉमी पे थोड़ा कम असर पड़े, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें अगर एक साथ कंबाइन हो जाएगी तो हमारा जो आत्मनिर्भरता का जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ होगा और हम लोग ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। मतलब संरक्षणात्मक इकोनॉमी, डिफेंसिव जो होता है वो ऑफेंस तो नहीं अभी कहा जा सकता है, पर डिफेंस जो है अपने आप को संरक्षित करते हुए और तब विकास की अवधारणा को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अच्छा मैडम, जब ये सब सारी बातें होती है तो जो हमारी आत्मनिर्भरता है, जैसे हमने फूड पर आत्मनिर्भरता लगभग हासिल कर लिया है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आईटी सेक्टर में भी हम लोगों ने आत्मनिर्भरता कर लिया है, और बहुत सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी काफ़ी काम हो चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है सुरक्षा और प्रतिरक्षा का। तो सुरक्षा और प्रतिरक्षा में हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं? डिफेंस सेक्टर का अगर बात किया जाए तो 60% ऑफ द जो डिफेंस का इक्विपमेंट था पहले वो मतलब वो इंपोर्ट करता था। अभी लेकिन बहुत सारा इक्विपमेंट इंडिया अभी प्रोड्यूस कर रहा है, तो डिफेंस में अभी उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम अपना इक्विपमेंट खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये आर्थिक स्थिति को भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, एज वेल एज हमारा जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो मतलब सिक्रेसी रहता है उसका भी इशू हो सकता है। तो अभी वो ऑलमोस्ट उसमें मतलब अच्छा कर रहा है। इसको छोड़ के भी मैं कुछ आत्मनिर्भरता की तरफ और कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ। जो अभी रिसेंटली जैसे हमारा अभी टैक्स रिफॉर्म जीएसटी का हुआ है, रेट कम हुआ है, तो उससे क्या है कि ये बढ़ावा दे रहा है कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन को, क्योंकि टैक्स रेट बहुत कम हुआ है। तो वो भी एक आत्मनिर्भरता के प्रति एक फुट स्टेप है। लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिव मिलेगा, और कंजप्शन क्योंकि डिमांड जो इन्होंने ऑलरेडी बोल चुके एक इम्पोर्टेंट पिलर है, तो वो डिमांड को भी बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। गति शक्ति सागर माला इन्होंने बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी प्रायोरिटी दे रहा है, तो वो उससे भी मतलब ये ऐसे सेक्टर है जिस सोशल ओवरहेड कैपिटल है। अगर उसका देखें इंडिया के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी इंडिया बहुत ज़्यादा सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है, जो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा लीकेज जेस रहता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लीकेज, जो प्रमोट करता है अदर इंडस्ट्रीज़ को, और उसको छोड़ के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी इंडिया अभी दे रहा है। तो ये अभी, और ये जो भी मतलब इंडिया और प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे रहा है एग्रीकल्चर के लिए। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो क्रेडिट, जो इंडिया का जो क्रेडिट अभी अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम है, उसमें भी गिरावट हुआ है। तो ये सब आत्मनिर्भरता के ऊपर ही हम लोगों का स्टेप्स है, मैं बोल सकती हूँ उसी दिशा में ये सारे के सारे स्टेप है, क्योंकि अभी हम लोगों का आत्मनिर्भरता इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव 2020-25 में लिया है, तो वो उसका मतलब उसी के टुवर्ड्स बहुत सारा इनिशिएटिव्स लिया है, जो हमें हमारा विकसित भारत जो टारगेट है या सेल्फ रिलायंस जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगा। कौन कौन सा इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने ली है? जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे टैक्स रेट को रिड्यूस किया है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो अभी लेकिन क्योंकि रेवेन्यू अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो गाफा टैक्स भी पुट किया है, और लेकिन जो कंजप्शन टैक्स जो जीएसटी है उसको रिड्यूस कर दिया है। तो रेपो रेट का भी कुछ फर्क पड़ता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बहुत रिडक्शन किया है, जिससे इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो उससे क्या है कि हमारा मतलब लोन, हम लोग लोन ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं,
तो प्रोडक्शन करने से इकोनॉमी ग्रो कर सकता है, तो वी कैन बी सेल्फ रिलायंट। तो ये मेन क्रेडिट एक मेन मेकनिज़म होता है, और जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी गवर्नमेंट दे रहा है, एग्रीकल्चर को भी क्रेडिट दे रहा है। अभी सब रिसेंट जो पल्सेस ये सब में मिलेट का जो प्रोग्राम अभी इवन झारखंड में, अगर झारखंड की बात करें तो मिलेट प्रोग्राम चल रहा है। जैसे गुमला जो था उसमें हंगर बहुत ज़्यादा था, चाइल्ड का माल न्यूट्रिशन रेट, अभी वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के वजह से बहुत सारे में हम लोग आत्मनिर्भरता हासिल कर पा रहे हैं। और जैसे मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, उसके लिए मुद्रा प्रोग्राम वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो रहता है मुद्रा में। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स है जो मतलब बढ़ावा दे रहा है इंडस्ट्रीज को, प्रोडक्शन करने के लिए कंज्यूमर को भी इनकरेज कर रहा है कि डिमांड करें, क्योंकि डिमांड रहेगा तभी प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा, और जो सप्लाई चेन जो है वो मतलब ग्रो कर पाएगा इंडियन इकोनॉमी का। ये बड़ी मतलब उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है, और मुझे लगता है कि जो स्किल इंडिया करके जो गवर्नमेंट का भी नया लॉन्च किया है वो भी एक बढ़िया और वो इकोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है, इक्वली। या फिर स्टार्टअप प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और ये सोचना जैसे पहले था कि गवर्नमेंट का बैंक होता था, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते थे, या गवर्नमेंट का सब कुछ होता था। तो जो नई इकोनॉमी है, या फिर आपको 23 से अगर गवर्नमेंट अगर बढ़ना है तो आपको फ्री इकोनॉमी में ही रहना होगा। आप सीधे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, जैसे कैपेक्स में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग उतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आइडियली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही ज़्यादा अच्छा होगा। गवर्नमेंट बड़ी अच्छी आप इंटरेस्टिंग। हाँ, दूसरा चीज़ जो आप एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि एज ए ह्यूमन, एज ए इंडिविजुअल, व्हाट कैन वी डू, व्हाट वी शुड डू। सरकार तो इतनी सारी चीज़ें कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट। उसमें एक डेटा अगर मैं आपको दूंगा तो आपको अजीब सा लगेगा। नहीं, बताइए वो डेटा बताइए। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपना टैक्स पेमेंट करता हूँ। ओवरऑल अगर टैक्स पेमेंट में नापूँ अपना, तो इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह सब मिला के लगभग 50 से 55% पहुँच जाता है। थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जीडीपी के हिसाब से हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी है, सिर्फ 12% है। तो 12% टैक्स कलेक्शन में आप सोचोगे कि सरकार आकाश भी ला दे, पाताल भी ला दे, सब कुछ कर देते, पॉसिबल नहीं है। और एक्चुअल में जो 12% का जो कलेक्शन है, ये जैसे यूएस का अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे लगभग 28% के आसपास टैक्स कलेक्शन है। वहाँ भी थोड़ी सी लिबरलिटी है। अगर आप यूरोप की बात करोगे तो आप नॉर्वे, डेनमार्क जाओ, 55% का टैक्स कलेक्शन है जीडीपी का। तो जब तक लोग अपना वाला काम नहीं करेंगे, ये जो पैरेलल इकोनॉमी, जो ब्लैक इकोनॉमी, हाँ अपने आप कर्व हो जाएगी। द वे लाइक यूपीआई इज मूविंग, द वे लाइक वाइट। अभी के टाइम में क्या होता है कि एक समोसे वाला भी अगर है, कितना का बेचा भाई, 60 लाख का, तो 40 लाख जैसे ही क्रॉस होगा तो जीएसटी नोटिफिकेशन आएगा। आप समोसा बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हैं। आपने 60 लाख रुपए का समोसा बेचा है तो आपको सरकार को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि आप ही के टैक्स से सब कुछ हो सकता है। ये इनिशिएटिव जो मैडम ने बताया, ये सारी इनिशिएटिव जो है वो सारा का सारा जो है वो पारदर्शिता भी तो लेकर के आई है। क्या विकास जी? काफी बड़ी है पारदर्शिता। डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता तो बहुत बड़ी है। जैसा कि सर ने बोला कि आजकल बहुत ऑटोमेटेड हो गई हैं सारी चीज़ें। यूपीआई से पैसे आजकल पे करने के लिए लोग पर्स निकालना नहीं, यूपीआई से पे करना प्रेफर करते हैं। इवन रिसीव करने वाला भी बोलता है कि आप अगर आप 100 रुपये का सामान लिए हैं और 500 रुपये का नोट दिए तो मुझे 400 रुपये देने में मेहनत करना पड़ेगा आपको, राइट? तो मेहनत से मैं बच जाता हूँ जब आप यूपीआई से पे करते हैं। अगेन, अब चूंकि ट्रांजैक्शन आपका डिजिटलाइज है तो आपके ऊपर की जो बॉडीज़ हैं वो इसको बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकती है। लेकिन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना तो आपको पड़ेगा ही, उसके बिना तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन पैरेलली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोग भी उतनी तेज़ी से डेवलप हों। यानी कि आपको एजुकेशन पे खर्च करना ही पड़ेगा। एजुकेशन आपका एज ए कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए खर्च करने का। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। मैं पतरातू से आता हूँ, और पतरातू का अगर आपको पता होगा तो पतरातू में रफिया से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हुई थी, राइट? और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था उसका, कभी उसने पूरे जीवन में उसका 50% से भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया। अब सोचिए, रफिया से आप टेक्नोलॉजी लेते आए, सब चीज़ आप इतना अच्छा सेटअप बनाया आपने, स्टिल आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मैन पावर उसके लिए रेडी नहीं था आपके पास, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप डेफिनेटली 5-10 साल आप मेहनत करेंगे तो आप पूरा चेंज कर देंगे, राइट? लेकिन लोग
आप उसको लाइक साथ में ही उतनी तेजी से उनका तो उसके लिए है ना, मतलब स्किल इंडिया करके जो गवर्नमेंट लॉन्च की है, उसके माध्यम से तो बहुत सारा मतलब इस दिशा में काम हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लगेगा ना, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। जो सरकार, केंद्र सरकार की अगर सारी नीति या फिर मेड इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, मेक फॉर इंडिया हो, स्वदेशी हो, तो नीति बहुत अच्छी है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत एक देश नहीं है, महादेश है, और इसमें चेन्नई भी है, इसमें झारखंड भी है, इसमें बिहार भी है, इसमें त्रिपुरा भी है। तो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपकी जो सेंट्रल की जो पॉलिसीज है उसका कितना बेनिफिट उठा पाती है। अगर एप्पल को प्लांट बनाना है तो वो चेन्नई क्यों जाती है, वो रांची क्यों नहीं आती है, पतराते क्यों नहीं जाती? क्योंकि चेन्नई में उसका 19 दिन में सारा पेपर तैयार हो जाता है। वो बैंगलोर क्यों जाती है? क्योंकि 2 महीने में उसका बैंगलोर में सब कुछ तैयार हो जाता है। अगर वो झारखंड में प्रयास करे तो पहला चीज़ है मिलने में उनको तकलीफ होगी, पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक मिलना है। उसके बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो 2.5 से 3 साल लग जाएंगे आपके पेपर तैयार करने में। कौन आदमी उतना वेट करेगा? तो क्वेश्चन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लीडर्स कितने विजनरी चलिए, हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि ये भी कई प्रकार की दिक्कतें हमारे यहाँ, या तो हालांकि ये तो इस प्रकार की दिक्कतें इसको लेकिन आज के दिन में बहुत इस तरह चुटकी बजा के सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व किया जा जो रहा है। एआई आ गई है, किया जा नहीं रहा है, जानबूझ के रोका हुआ है। हमारी सिंगल विंडो का वेबसाइट बहुत दिन से पाठक है। जी, जो जैसे एआई की बात हमने किया, और उसी का एक यूपीआई सिस्टम भी है, वो भी तो इंटेलिजेंस की ही बात है। तो ये जो बदल रहा है, ये जो देश बदल रहा है, इससे इकोनॉमिक पर कितना, मतलब भारतीय इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ना है, या कितना सकारात्मक फर्क पड़ना है? बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग के सेंस में बात करें तो पहले जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम था उसमें काफ़ी लंबा समय लगता था, पेपर वर्क होता था, और रियल टाइम पे डेटा हमें उपलब्ध नहीं हो पाता था। अभी आज के डेट में जो है काफ़ी हद तक हमारे पास रियल टाइम डेटा होता है। यूपीआई की आपने बात की, तो आप एक यूपीआई पेमेंट करते हैं और हमारा जो सेंट्रल डेटा सिस्टम है वहाँ पे पता चल जाता है कि इस बार हमने कितने बिलियन मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए हैं। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे हम लोग हमेशा निकाल लेते हैं। उसके आधार पर, यूपीआई के आधार पर तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तो छलांग लगाना शुरू कर दी। जी हाँ, उसके आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाना शुरू कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी के आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले ये वाला जो हमारे सारे जो है राजनीतिक दल इस तरह से कोट करते रहते हैं कि 1 रुपया सेंटर से चलता है और जो है नीचे में बहुत कम पहुंचता है। तो आजकल डीबीटी का सिस्टम है, 1 रुपया भी दायरा विस्तार हुआ है। 1 रुपया चलता है और 1 रुपया गरीबों के पास पहुंच जाता है। तो ये जो पहले हम लोग एक बोलते थे, एक कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते थे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो इफेक्ट अब एकदम बढ़िया से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और इसके कारण बहुत लाभ हो रहा है। तो आपने जैसे बताया कि अर्थव्यवस्था में किसी इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन, तो शायद मुश्किल होता था पहले ये समझना कि कोई इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कोई समोसा बेचने वाला अगर 40 लाख रुपए से ज़्यादा का बेच दिया तो उसके पास जीएसटी का आ जाएगा, उसके पास जो है डिमांड। तो वैसी स्थिति में जितना भी हमारे पास हो रहा है, हमारे इकोनॉमी में दोनों तरह के सेक्टर्स मौजूद हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड भी हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स थे उनका डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। अब हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि पेमेंट सिस्टम हमारा जो है डिजिटल हो गया है, और डिजिटल हो जाने के वजह से वो छुपता नहीं है। सर ने पैरेलल इकोनॉमी की भी बात की। पैरेलल इकोनॉमी तो कितना है इसके बारे में अलग अलग जो है अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसा हम लोग ग्राउंड पे कभी महसूस करते ही हैं, कभी न कभी महसूस करते हैं। दुनिया भर में है। जी हाँ, दुनिया भर में नहीं है। आप यूरोप जाएंगे, मैं अमेरिका में 7 साल रहा हूँ, मैं यूरोप में काफ़ी दिन रहा हूँ, नहीं है ऐसा। हाँ, वी आर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। द मोमेंट लाइक जब हम जैसे जैसे हम लोग ग्रो होंगे और ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जितने बढ़ेंगे, तो जो अभी के टाइम में गवर्नमेंट के पास में 12.5% सिर्फ खर्च करने के लिए आता है और डिमांड इतनी सारी बढ़ी है, तो वो बढ़ के 20, 22, 25 तक अगर पहुंचेगी तो हम लोग तब स्पेसिफिकली एआई फोकस्ड या बाकी फोकस, जैसे आज के दिन में एक्चुअली में एआई का जो दुनिया का जो नया चेंज आने वाला है, इसकी दारोमदार इन्फोसिस, विप्रो को लेना चाहिए। सरकार को पुश करना चाहिए कि तुम ये करो। जैसे अभी के टाइम में कॉर्पोरेट टैक्सेस अलग से करना चाहिए, अलग से इंसेंटिव्स देना चाहिए, बिकॉज उनके पास पूरा इंफ्रा तैयार है उसके लिए। और एआई जो नई जो जंप आने वाली है, इंडिया को उसमें लीड लेना चाहिए, और उसमें हमारी जो कंपनीज हैं उसमें उनको लीड लेना चाहिए। एंड गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल पॉसिबल थिंग, लेकिन लीड वो ले तब ना। लेकिन अभी के टाइम में शायद कुछ महीने से जो ट्रम्प की टैरिफ और बाकी वो अपने खुद से परेशान है, मुझे लगता है थोड़ा सा चीज़ें शांत होगी, उसके बाद दे विल टेक द लीड।
लीड ले रहे हैं मैडम हम लोग इस दिशा में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको लेना चाहिए या ले रहे हैं? हाँ, ऐसा अब जैसे डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब कुछ हुआ है जिसके वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सब बढ़ा है और लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ा है, विश्वास पैदा हाँ, हुआ है। क्योंकि वो तो है। विश्वास नहीं, मैं सिर्फ तो पैदा आर्टिफिशियल होता है। इंटेलिजेंस की हाँ, बात तो कर रहा हूँ। विश्वास पैदा हुआ। हाँ, तो डिजिटलाइजेशन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 15 years। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैडम। और जैसे इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि जिस तरह से वो गति कर रहा है कभी लीडर बनने की तरफ भी जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट को एआई को प्रमोट करना पड़ेगा, वो तो सच है। और अभी इंडिया और एक भी किया है, ऑरेंज इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी में ये हम लोग बड़ी अच्छी बात प्रायोरिटी आपने दे रहे हैं बताया। फिल्म को, अच्छा, क्रिएटिविटी अच्छा, को, ओ, फैशन को, creativity, मतलब जो fashion। इंडिया का जो क्रिएटिविटी है उसको इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट कर रहे हैं। जैसे पहले इंडियन मूवीज़ होता था तो इंडिया में ही रिलीज़ हो जाता था, अभी वो इंटरनेशनल लेवल में जा रहा है। तो वो भी एक है कि इंडिया का सारे चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं। और कंट्रोल की बात तो नहीं है, लेकिन वी आर प्रमोटिंग आवर ओन क्रिएटिविटी इन वन टर्म और अनदर टर्म। तो गवर्नमेंट अभी ऑरेंज इकोनॉमी में भी प्रायोरिटी दे रहा है। ये इधर से शुरू हुआ है, पहले ये नहीं था, अभी शुरू हुआ है रिसेंटली इसको हम हाँ, लोगों ने शुरू- इवन हमारे पीएम ने भी बोला है कि वी शुड गिव प्रायोरिटी टू ऑरेंज Orange इकोनॉमी, क्रिएटिविटी उसमें आता है, तो ऑरेंज इकोनॉमी को प्रायोरिटी बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई सॉफ्ट पावर बड़ा चर्चा सुन रहे हैं कि भाई सॉफ्ट पावर, हमारी कंट्री जो है वो सॉफ्ट पावर की तरफ बढ़ रही है और उसके कारण हमारी इकोनॉमी काफी देखिए, जिस हिसाब से अभी सॉफ्ट पावर कौन क्या है, जिस हिसाब से अभी ट्रम्प ये एक सॉफ्ट पावर है क्या? ये काफी ये आप एज ए कंट्री, पहले हम लोग सिर्फ चीज़ों को ही आयात नहीं करते थे, हमारे जो डिसीजंस होते थे उसको भी आयात करते उसको भी आयात करते थे। अब पाकिस्तान हमारे यहाँ जाके बॉम्बे में सबको छुड़ा के चला जाता था और हम डिसीजंस बाहर क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे। नाउ वी आर गिविंग रिप्लाई। इवन जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें भी हमारा पावर बढ़ा है। अभी रसिया यूक्रेन वॉर के लिए भी ट्रम्प ने बोला कि नहीं, इंडिया शुड मीडिएट। रशियन प्राइम जो व्लादिमीर पुतिन है सेड इंडिया शुड मीडिएट, जेलेंस्की सेड इंडिया शुड मीडिएट। तो जहां भी प्रॉब्लम सभी आता है, जैसे अभी इजराइल का ही जो प्रॉब्लम, इजराइल ईरान का जो लड़ाई हुआ था, तो उसमें भी बोथ ऑफ द कंट्री वेर आस्किंग कि इंडिया शुड मीडिएट। तो जहां पहले हम कोई नहीं थे, कुछ नहीं थे, आज के दिन में हमसे पूछा तो जाता है, उनको तो लगता है कि क्या इसका हमारी इकोनॉमी पर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल असर फर्क होता है? पड़ेगा। अच्छा। हमारी मजबूत इकोनॉमी के कारण ही तो आप यहाँ पहुंचे हैं। आज जब आप 80 देशों से ऊपर देशों को अपना डिफेंस प्रोडक्ट निर्यात कर रहे हैं, आपके बिना आज के दिन में अगर इन्फोसिस विप्रो बोले कि ठीक है तुम टैरिफ लगा रहे हो, हम कल से तुमको सर्विस ही नहीं देंगे, कल पूरा यूएस ठप हो जाएगा। आज के दिन में अगर हम बोले कल से तुमको हम फार्मा का एक सामान नहीं देने वाले हैं, कल से आधे लोग जो है यूएस में क्या करेंगे? तो जो हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसी के कारण हमको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है और पूछा जाता है आप कितने शक्तिशाली हैं, उसी के हिसाब से आपकी रिकॉग्निशन होती है। अच्छा, मुझे लगता है ऐसा, मतलब विकास जी इसको ज़्यादा बढ़िया से बता सकते हैं कि जैसे इस सॉफ्ट पावर के कारण ही अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ लगाया, फिर भी हम मतलब उसको लग रहा था कि घुटने टेक देंगे, बट हमने उसका हमारी इंटरनल इकोनॉमी भी बहुत पावरफुल है। हम लोग इंटरनली बहुत एक कंज्यूमर कंट्री है, राइट, जैसा फिर ने बोला। तो चूंकि हम लोग के पास इंटरनल मार्केट इतना बड़ा है, तो अगर बाहर से कोई अगर हम लोग का इंपोर्ट रोकता भी है तो हम लोग का इंटरनल मार्केट है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड ऑलरेडी आप देखोगे तो अभी जीएसटी जो रिफॉर्म किया गया फॉर दैट कि इंटरनल मार्केट में लाइक जो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो एक्सपोर्ट के चलते जो लॉस हो रहा है वो इंटरनल इम्प्रूवमेंट के कारण रिकवरी हो जाए। तो और देखोगे तो लाइक कंट्री ने शो किया, एक दिन में सबसे ज़्यादा कार खरीदी गई लाइक इंडिया में। अरे बड़ी खबर थी ये, बड़ी लंबी चौड़ी तो खबर, पूरा न्यूज बना, राइट, ठीक है। मैं और इवन हर प्रोडक्ट पे 1 लाख से अधिक कारें भी की है एक्चुअली। तो बहुत बड़ा मतलब ये चेंज है। इट्स लाइक कि भारत में लोग पैसे हैं, पैसे सब के पास हैं, लाइक ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट इस टाइप के रिफॉर्म ले आती है जहाँ पे कंज्यूम करने का लाइक और लोगों का हैबिट बढ़ पाता है, ठीक है, तो इंटरनल मार्केट जो है वो बाहर से कितना भी कोई पुश करे, हम लोग का इंटरनल मार्केट इतना मजबूत है कि हम लोग उसको लाइक कंधे से कंधा मिला के जवाब दे सकते हैं।
इंडिया अभी अपने जैसे आप में हमारे सब फॉरेन continent- एक्सचेंज हाँ, रिजर्व हाँ। की सिचुएशन भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। इन्फ्लेशन भी अंडर द कंट्रोल है, तो उसके वजह से और जबकि दुनिया में कई देश जो हैं सो मतलब उसके कारण परेशान है आजकल। हाँ, और जो फॉरेन डायरेक्ट G20 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो ग्रोथ रेट हमारा ही है। अभी के टाइम में पूरी दुनिया मानती है कि रियल ग्रोथ इंजन फॉर द होल वर्ल्ड इकोनॉमी इज इंडिया। और यूएस ने जो टैरिफ लगाया उसके बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि यूएस खुद आज के दिन में बहुत बड़े संकट में है। उनकी जितनी तब जीडीपी तो है, वो डी ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम हाँ, उन्होंने तो उनकी जितनी जीडीपी है उससे 140% ज्यादा उनके ऊपर लोन है। और वो अगर डिफंक्ट हो गए तो खत्म हो जाएंगे। जैसे पहले ब्रिटिश एम्पायर थी, आज के दिन में अमेरिकन एम्पायर है। और ब्रिटिश एम्पायर किसी दुनिया के लड़ाई झगड़े या बम तोप से नहीं गई है। ब्रिटिश एम्पायर हैज वेंट बाय देमसेल्फ कोलैप्स बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ करेंसी। अभी अगर अमेरिका की अगर लोन इसी हिसाब से बढ़ते चली जाए, 1 ट्रिलियन का उनका लोन का पेमेंट होता है साल का, तो अगर इसी हिसाब से बढ़ती चली जाए तो करेंसी कोलैप्स कर जाएगी, कंट्री कोलैप्स कर मुझे जाएगी। लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका की करेंसी जो है क्रैश करने वाली है। डी-डॉलराइजेशन तो स्टार्ट हो ही गया है। सारे ब्रिक्स कंट्री आपस में करेंगे। डी डॉलराइजेशन मैडम जो हुआ है ये बिल्कुल मतलब उसी दिशा में बढ़ रहा है। हाँ। और उसका हम लोगों को काफी उसका असर मतलब हम फायदा होगा जितना ज्यादा डी-डॉलराइज करिए। जैसे कि अभी उन लोगों ने रसिया के ऊपर जैसे ये लगाया, ईरान को पूरी तरह ठप हो गया। तो अगर मान लीजिए अगर वो लोग डिपेंडेंट नहीं होते, मान लीजिए आज ही के दिन में अगर हम लोगों ने अपने पैसे रखे हुए हैं या गोल्ड रखा हुआ है इंग्लैंड में या यूएस में, या उनकी करेंसी हमारे पास लगभग अभी के टाइम में 800 या 900 बिलियन डॉलर है यूएसडी, तो अब क्वेश्चन है कल के दिन में अगर वो कुछ बोले या बाकी करे जिस हिसाब से उन्होंने रसिया ईरान पे किया, हम मैडम तो इसको बर्बाद हो कैसे जाएंगे। देखते हैं आप? रुपीस जो है वो थोड़ा डिप्रिसिएट हुआ है, और डॉलराइजेशन जो हुआ है, रुपी डिप्रिसिएट अभी रिसेंटली जो इफेक्ट है डॉलर की वजह से रुपी डिप्रिसिएट हुआ है। तो कभी भी रुपी जब डिप्रिसिएट होता है, इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कि इनिशियली जो है हमारा जो एक्सपोर्ट डेफिसिट थोड़ा दिखाई देगा, मतलब ट्रेड डेफिसिट दिखाई देगा, जो जे कर्व हम लोग बोलते हैं। लेकिन आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम आप कैसे इसको देखते हैं? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें ग्रो करना है, हमें डेवलप बनना है 2047 तक, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो खुद से जितना मेहनत करेगी वो तो करेगी ही, उसको ग्लोबल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सॉफ्ट पावर की आप बात कर रहे थे। सॉफ्ट पावर में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, हम लोग इकोनॉमिक पावर उस सेंस में नहीं है कि हम लोग भारी मात्रा में सभी को कर्ज दे सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। तो हम लोग कुछ दूसरे तरह से लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं तो दूसरे देश के लोगों को हम अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत सारे स्किल है, वाले विचार देते हैं, है, जी विचार देते हैं। तो कल्चर हो गया, हैं। एजुकेशन हो गया, ये सब के थ्रू जो है सॉफ्ट पावर प्रमोट करते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर डॉलर क्रैश कर गया तो उसका केवल विक्टिम अमेरिका ही नहीं होगा, हम भी होंगे। बहुत अच्छी बात है। हमने आज भारत की आत्मनिर्भरता पर बात की और भारत हमारा दुनिया में किस प्रकार से एक सॉफ्ट पावर के रूप में बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता किस तरह से बढ़ रही है और हम किस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में। ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। आप सभी विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के आगे भी आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।